तो अगर इस एमसीक्यू में देखें प्री वर्टिब्रल लेयर तो लोंगस कुलाई, लोंगस कैपिटस एंटीरियरली होगा, स्क्लेनिस लैटरली होगा, डीप सर्वाइकल मसल्स पोस्टीरियरली देखने को मिलेगी। एलिफेंट पे देखें कैरोटिड शीथ, तो कैरोटिड शीथ के क्या क्या कंटेंट आपको देखने को मिलते हैं मैं आपको बता देता हूँ कैरोटिड शीथ के कंटेंट। तो कैरोटिड शीथ में कॉमन कैरोटिड आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी सुपीरियर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज पे आके खत्म हो जाती है, तो फिर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, कॉमन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व होगी, इसके साथ डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हो गए, कैरोटिड साइनस नर्व होगी जो कैरोटिड साइनस को सप्लाई करेगी, स्पेसिफिकली ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व की ब्रांच होती है, इसके साथ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को सराउंड करेंगे। तो कैरोटिड शीथ भी ठीक बनता है। ठीक हो गया, ये भी हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं 106 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ ट्रैपेजियस। तो ट्रैपेजियस जिस रीजन में होता है उसको बोलते हैं ट्रैपेजियस वाला रीजन। तो पहले हम ट्रैपेजियस को थोड़ा पढ़ लेते हैं। ट्रैपेजियस अटैचमेंट कहाँ पे लेता है? सुपीरियर अटैचमेंट बात करें या फिर मीडियल अटैचमेंट बात करें तो उसकी मीडियल अटैचमेंट होगी ये। अगर हम बात करें सुपीरियर नक्कल लाइन के मीडियल 1/3 पर, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस पर, लिगामेंटम न्यूकाई पर, C7 से लेकर T12 वर्टिब्रा पर, इसके साथ हमें लंबर और सैक्रल स्पाइनस प्रोसेस अटैचमेंट होती है। यानी इतना ज़्यादा मसाला जो वर्टिब्रल कॉलम से और मिड लाइन में निकल रहा है, उनके वर्टिब्रल कॉलम तो दरमियान में ही होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से निकल रहा है दोबारा बता देता हूँ। ये निकलता है सुपीरियर नक्कल लाइन के मीडियल 1/3 से, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस से, लिगामेंटम न्यूकाई से, इसके अलावा साथ स्पाइनस प्रोसेस और C7 से लेकर T12 वर्टिब्रा, सैक्रल और लंबर स्पाइनस प्रोसेस यहाँ से निकलता है। इसकी अटैचमेंट होती है अपर लिम्ब पर, जिसको हम लैटरल अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। लैटरल अटैचमेंट यहाँ पे होगा लैटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल पर, एक्रोमियन पे होगा और स्पाइनस स्कैपुला, तो इन तीन जगह पे आके होगा। इसकी नर्वेशन होगी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व मोटर है, जबकि C3 और C4 फाइबर ये पेन और प्रोप्रियोसेप्शन कैरी करेंगे। इसके फंक्शन क्या क्या होंगे इसके फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन को समझने के लिए हम इसके डिफरेंट पार्ट कर लेते हैं। एक इसके वो वाले फाइबर जो डिसेंडिंग होंगे, जो सुपीरियर फाइबर होंगे, इन्होंने नीचे जाना है तो उसको बोलेंगे सुपीरियर फाइबर या डिसेंडिंग फाइबर। तो सुपीरियर फाइबर या डिसेंडिंग फाइबर सुपीरियर है तो उन्होंने स्कैपुला की एलिवेशन करानी है, मतलब शोल्डर की एलिवेशन होगी। ठीक हो गया। दूसरा मिडल फाइबर, मिडल को ट्रांसवर्स फाइबर भी कहते हैं क्योंकि सेम प्लेन में होते हैं अपने इंसर्शन वाले प्लेन के। इनका फंक्शन होगा स्कैपुला की रिट्रैक्शन। इंफीरियर फाइबर ने ऊपर की तरफ आना है तो इसको बोलेंगे असेंडिंग फाइबर, इन्होंने स्कैपुला की डिप्रेशन करानी है। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग फाइबर मतलब सुपीरियर इंफीरियर फाइबर मिलकर काम करे तो ये स्पाइनस प्रोसेस को ऊपर की तरफ रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से ओवरहेड एबडक्शन देखने को मिलती है। अगर शोल्डर फिक्स हो मतलब क्लैविकल, एक्रोमियन, स्पाइनोस्कैपुला बिल्कुल फिक्स हुए हो तो इनकी बायलैटरल कॉन्ट्रैक्शन नेक को एक्सटेंड कर सकती है। अगर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्शन हो तो ये लैटरल फ्लेक्शन कराएगी नेक की सेम साइड पर। तो इतने सारे फंक्शन नजर आ रहे हैं ट्रैपेजियस के। तो ये अब हम देख लेते हैं ट्रैपेजियस वाले एरिया को। ट्रैपेजियस को हम पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन भी बोल सकते हैं क्योंकि ट्रैपेजियस को कह सकते हैं सुपरफिशियल मसल ऑफ बैक, पोस्टीरियर एक्सियो एपेंडिकुलर मसल भी कह सकते हैं। इसके साथ इसको सर्वाइकल मसल भी कह सकती है क्योंकि इसने नेक की मूवमेंट भी करानी है, स्पेसिफिकली क्रेनियम की। एक्सियो एपेंडिकुलर किसने अपर लिम्ब पे भी जाके काम करना है, उसने बैक से अटैचमेंट लेनी है, इसको सुपरफिशियल मसल ऑफ बैक भी कह सकते हैं। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ ट्रैपेजियस सुपीरियर या फिर मीडियल अटैचमेंट कहाँ से नहीं होती? लैटरल सरफेस ऑफ मास्टॉइड प्रोसेस, यहाँ से कोई अटैचमेंट नहीं होती, यहाँ से अटैचमेंट नहीं होती, बल्कि हमने कहा था सुपीरियर नक्कल लाइन के मीडियल 1/3 एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, लिगामेंटम न्यूकाई, C7 से लेकर T12 के स्पाइनस प्रोसेस से, बाकी लंबर और सैक्रल वर्टिब्रा रह गया तो इनके स्पाइनस प्रोसेस है। ठीक हो गया, तो ये तो हो जाएगा अटैचमेंट का एमसीक्यू। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। हाँ, नेक के हम दो ट्राइंगल में डिवाइड करते हैं ग्रोसली डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। जो ट्राइंगल स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से आगे होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक, जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड से पीछे पड़ा होगा उसको बोलेंगे पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक अभी स्पेसिफिकली हमने पढ़ना है तो फिर पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को पहले देख लेते हैं। पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक को मजीद दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। दो पार्ट में डिवाइड करने वाला स्ट्रक्चर होगा इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड। पोस्टीरियर ट्राइंगल को हम लैटरल सर्वाइकल रीजन में बोलते हैं क्योंकि लैटरल साइड पे आपको देखने को मिलता है। इसको दो ट्राइंगल के अंदर हमने डिवाइड किया। किसने डिवाइड किया? इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड ने। एक वो ट्राइंगल जो इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड से ऊपर पड़ा हुआ था उसको बोलेंगे ऑक्सीपिटल ट्राइंगल, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर आपको ऑक्सीपिटल आर्टरी देखने को मिलती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल जो
इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड से नीचे था उसको बोलते हैं सबक्लेवियन ट्रायंगल, क्योंकि आपको सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट देखने को मिलता है। इस ट्रायंगल को ओमोक्लेविकुलर भी बोलते हैं, क्योंकि इंफीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड और क्लेविकल के दरमियान ये ट्रायंगल होता है। ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, सबक्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट होता है, सबक्लेवियन वेन भी देखने को मिलती है, इसके साथ सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर लिम्फ नोड। तो आपको 4 एस देखने को मिल रही है, सबक्लेवियन आर्टरी का भी थर्ड पार्ट, सबक्लेवियन वेन, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड। तो 4 एस देखने को मिल रही है। ऑक्सीपिटल ट्रायंगल में होगा वो होगी ऑक्सीपिटल आर्टरी, होगी ऑक्सीपिटल आर्टरी, जिसकी वजह से हम इस ट्रायंगल को बोलते हैं ऑक्सीपिटल ट्रायंगल। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको एक सर्वाइको डोर्सल ट्रंक भी देखने को मिलेगा, सर्वाइको डोर्सल ट्रंक। इसके साथ सर्वाइकल लिम्फ नोड, ब्रेकियल प्लेक्सस के ट्रंक वो भी इसी में से पास करते हैं, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व वो भी इसी ट्रायंगल से पास करती है। इसके साथ सर्वाइकल प्लेक्सस की पोस्टीरियर ब्रांचेस कौन कौन सी होती है। पहली बात, सर्वाइकल प्लेक्सस बनेगा कहाँ से, सर्वाइकल प्लेक्सस बनता है C1 C2 C3 C4 से बनता होता है, और ये निकलता होता है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड के मिडल में, जिसको नर्व पॉइंट ऑफ नेक बोलते हैं। अब जो सर्वाइकल प्लेक्सस के ब्रांचेस सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है। सेंसरी लेजर ऑक्सीपिटल नर्व, गिरेट ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व और सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। जबकि मोटर ब्रांचेस जो मसल को सप्लाई करेगी, रोम्बाइड को सप्लाई करने के लिए डोर्सल स्कैपुलर नर्व, सिराटस एंटीरियर को सप्लाई करने के लिए लॉन्ग थोरैसिक नर्व C5 से लेकर C7 तक, और प्री वर्टिब्रल मसल्स को सप्लाई करने के लिए जो एंटीरियर ग्रुप था और लैटरल ग्रुप था। और इसके साथ इंपॉर्टेंट नर्व होगी फ्रेनिक नर्व। इंपॉर्टेंट नर्व कौन सी होगी, फ्रेनिक नर्व। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक की बाउंड्रीज को भी देख लेते हैं लगे हाथों। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इसकी बाउंड्रीज कैसे बनेगी। द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, इनकी बाउंड्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले एंटीरियरली, चूंकि ये ट्रायंगल स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड के पीछे है, तो फिर एंटीरियरली बनेगा स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड का पोस्टीरियर बॉर्डर। और पीछे क्या होगा, पीछे ट्रैपीजियस है, तो ट्रैपीजियस का एंटीरियर बॉर्डर देखने को मिलता है। इसके साथ हमें देखने को मिलता है इंफीरियरली या फिर बेस किससे होगी, ये मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल, यानी क्लेविकल का वो वाला पार्ट जो ट्रैपीजियस या स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड को ओरिजिन प्रोवाइड कर चुका है या फिर इंसर्शन प्रोवाइड कर चुका है, इनके दरमियान वाला पार्ट। तो एंटीरियरली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रैपीजियस, इंफीरियरली मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल। इसका एपेक्स उस जगह पे होता है जहाँ पर स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड और ट्रैपीजियस आपस में मिलते हैं, और दोनों कहाँ पे मिलते हैं, सुपीरियर नक्कल लाइन पर, सुपीरियर नक्कल लाइन पर मिलते होते हैं। क्योंकि सुपीरियर नक्कल लाइन के मिडिल 1/3 से किसने निकलना है, ट्रैपीजियस ने, लैटरल 1/3 से निकलना है स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड ने। तो दोनों ने यहाँ पर मिक्स हो जाना है, मर्ज हो जाना है, इसकी वजह से एपेक्स बनती है। रूफ यानी छत किससे बनेगी, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, क्योंकि इसी ने दोनों मसल को इनक्लोज करना है। फ्लोर बनता है प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। तो ये तो हो गया इसके बाउंड्रीज। अब यहाँ पे सही आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला 107, इसके एंटीरियर बाउंड्री बनती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रैपीजियस, ये बात भी ठीक है। इसके बाद जो इसकी इंफीरियर बाउंड्री बनेगी मिडल 1/3 ऑफ क्लेविकल, यानी क्लेविकल का वो वाला पार्ट जो स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड और ट्रैपीजियस के दरमियान में होगा, तो वहाँ से बनेगा। इसकी रूफ होगी प्लैटिज्मा, इसकी रूफ के लिए हमने कहा था कि इसकी रूफ बनती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। हाँ, जो सुपरफिशियल फेशिया होगा इसके ऊपर, उसमें प्लेटिज्मा देखने को मिल सकता है, प्लेटिज्मा। इसके साथ एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी देखने को मिल सकती है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन कैसे बनेगी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन को मिला दे पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन, तो बन जाएगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन। एक्सटर्नल जुगुलर वेन की 4 ट्रिब्यूटरी होती है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, सुप्रास्कैपुलर वेन, एंटीरियर जुगुलर वेन एंड पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन। दोबारा बता देता हूँ, 2 जुगुलर होगी, एक सर्वाइकल और एक सुप्रास्कैपुलर। पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, एंटीरियर जुगुलर वेन, सुप्रास्कैपुलर वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन। तो ये आपको देखने को मिलता है रूफ में, वो भी सुपरफिशियल फेशिया में होती है। इसका जो फ्लोर है, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय मसल्स कवर्ड बाय प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, उसको बोलते हैं हम प्री वर्टिब्रल लेयर। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। हमने कहा था कि जो ट्रायंगल स्टर्नोक्लेटोमास्टोइड से एंटीरियरली होगा उसको बोलेंगे एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को मजीद 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होगा सबमेंडिबल, पत्नी तरतीब से चलते हैं। दरमियान में मीडियन प्लेन में आपको नजर आता है छोटा सा ट्रायंगल, उसको बोलते हैं सबमेंटल ट्रायंगल। सबमेंटल, इसमें आपको सबमेंटल लिम्फ नोड देखने को मिलता है, सबमेंटल वेन्स आपस में यूनाइट करके क्या बनाती है, एंटीरियर जुगुलर वेन। एंटीरियर जुगुलर वेन ने कहाँ खत्म होना होगा, एक्सटर्नल जुगुलर वेन में। दूसरा ट्रायंगल है मस्कुलर ट्रायंगल, या उसको ओमोट्रैकियल ट्रायंगल, क्योंकि ये ओमोहायोइड और ट्रैकिया के दरमियान में होगा। इसके अंदर हमें इंफ्राहायोइड मसल देखने को मिलेगा। इंफ्राहायोइड में स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, ओमोहायोइड और थायरोहायोइड। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट विसरा, थायरॉइड और
पैराथायरॉयड ग्लैंड भी। सब मैंडिबुलर या डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, चूंकि ये डाइगैस्ट्रिक के दो बैली के दरमियान में होता है, इसको बोलते हैं डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, और इसके अंदर सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी होता है, तो उसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। सब मैंडिबुलर ट्रायंगल में सब मैंडिबुलर ग्लैंड होगा, सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होगी, इसके साथ हाइपोग्लोसल नर्व होगी, माइलोहायोइड नर्व होगी, फेशियल आर्टरी और फेशियल वेन यानी फेशियल वैसल्स होगी। तो फेशियल वैसल्स है, माइलोहायोइड नर्व होती है, हाइपोग्लोसल नर्व होती है। इसके लास्ट ट्रायंगल है कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल में कैरोटिड शेड हो गई, कैरोटिड शेड में कॉमन कैरोटिड आर्टरी था, इंटरनल जुगुलर वेन, वेगस नर्व था, कुछ इंपॉर्टेंट नर्व्स भी पियर्स करेगी, हाइपोग्लोसल नर्व यानी 12वीं नर्व होगी, इसके साथ सुपीरियर रूट ऑफ एंसा सर्विकैलिस एंटीरियरली पड़ा हुआ होगा, इसके पोस्टीरियरली हमें सिंपैथेटिक चेन देखने को मिलेगी, सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, सर्वाइकल प्लेक्सिस के कुछ ब्रांचेस भी इस ट्रायंगल में देखने को मिलती है, कुछ विसरा, थायराइड ग्लैंड, लैरिंक्स, फेरिंक्स, मतलब कैरोटिड ट्रायंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रायंगल होता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के अंदर नहीं आता, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल। इसका आंसर ही सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल। तो सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल, ये ट्रायंगल होता क्या है? सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल को बीडी के मुताबिक सब क्लेवेंट ट्रायंगल को ही सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल बोलते हैं। और जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के दो हेड्स, इनके दरमियान में लेजर सुप्राक्लैविकुलर फोसा होता है, लेजर सुप्राक्लैविकुलर फोसा, इसमें इंटरनल जुगुलर वेन का इंफीरियर पार्ट देखने को मिलता है। तो सुप्राक्लैविकुलर ट्रायंगल यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं हम 109 MCQ। 109 MCQ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट कंटेन्ड विद इन द पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन। पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन मतलब ट्रैपीजियस वाला रीजन की बात कर रहा है, ठीक हो गया। तो पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन के अंदर सबक्लेनियस कैपिटस होता है, मिडलेवेटर स्कैपुली भी होता है, मिडल स्क्लैनी और पोस्टीरियर स्क्लैनी होता है, लेकिन कौन सा मसल नहीं होगा, वो होगा स्टाइलोहायोइड। स्टाइलोहायोइड यहाँ से बिलोंग नहीं करता, ये प्री वर्टिब्रल मसल नहीं है। तो प्री वर्टिब्रल मसल आपको बताया था एंटीरियर होते हैं और लैटरल होते हैं। एंटीरियर वाले का मैंने बताया था, एंटीरियर वाले में लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटस, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर और एंटीरियर स्क्लैनी, जबकि रेक्टस कैपिटस लैटरालिस, स्प्लेनियस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुली, मिडल स्क्लैनी, पोस्टीरियर स्क्लैनी, ये लैटरल वर्टिब्रल मसल्स होते हैं। अब आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुप्रा हायोइड मसल्स। अब हायोइड बोन को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया तो हमें दो मसल्स मिले, एक वो जो हायोइड बोन से ऊपर थे, जो हायोइड बोन की एलिवेशन कराते थे, दूसरे मसल ऐसे थे जो हायोइड बोन से नीचे थे, उनको बोलते हैं इंफ्रा हायोइड मसल्स। इंफ्रा हायोइड मसल्स, जो इंफ्रा हायोइड मसल्स, इसके नाम हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या क्या नाम थे? स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड एंड ओमोहायोइड। तो ये आपको मसल्स देखने को मिलते हैं। के साथ हम पहले इसको निकाल लेते हैं, जबकि सुप्राहायोइड में कौन कौन से मसल्स हैं? माइलोहायोइड देखने को मिलता है, स्टाइलोहायोइड देखने को मिलता है, और इसके साथ हमें जीनियोहायोइड। मैं इसको पहले निकाल लूँ, फिर हम आराम से इसको बैठ के करते हैं। यस, तो सुप्राहायोइड में डाइगैस्ट्रिक, स्टाइलोहायोइड, माइलोहायोइड, जीनियोहायोइड, जबकि इंफ्राहायोइड में ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, थायरोहायोइड। इनकी नर्व सप्लाई भी देख लेते हैं। जो डाइगैस्ट्रिक है, डाइगैस्ट्रिक की दो बैली होती है, एंटीरियर बैली, पोस्टीरियर बैली। एंटीरियर बैली को सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है, पोस्टीरियर बैली को फेशियल नर्व। स्टाइलोहायोइड को फेशियल, माइलोहायोइड को मैंडिबुलर नर्व होती है, जीनियोहायोइड को करती है नर्व टू जीनियोहायोइड। ये C1 C2 रूट वैल्यू होती है। इसी तरह जो C1 सेगमेंट है वो हाइपोग्लोसल नर्व के जरिए आता है, उसको बोलते हैं थायरो, वो थायरोहायोइड को सप्लाई करेगा, जबकि ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड को सप्लाई करने वाला एंसा सर्विकैलिस, एंसा सर्विकैलिस सर्वाइकल प्लेक्सिस के C1 C2 C3 सेगमेंट से निकलेगा। जो इंफ्राहायोइड है, इनका मेन फंक्शन होगा हायोइड बोन की डिप्रेशन कराना या फिर इसको फिक्स कर लेना, जबकि सुप्राहायोइड का मेन फंक्शन होगा मैंडिबल की डिप्रेशन कराना रेजिस्टेंस के साथ, जब इंफ्राहायोइड मसल अपना काम कर रहे होंगे। मतलब ये दोनों मसल्स मिलकर काम करते हैं स्वेलिंग में और डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल के अंदर, ये साइनर्जिस्ट होते हैं। आगे देख लेते हैं, तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा होगा? माइलोहायोइड होता है, स्टर्नोहायोइड नहीं। विच ऑफ द सॉरी सुप्राहायोइड है तो फिर ये माइलोहायोइड ही होगा, बाकी इंफ्राहायोइड है। 1110 which of the muscle, which of the following is innervated by trigeminal nerve, तो उसका मेन आंसर ही माइलोहायोइड होगा। जीनियोहायोइड को C1 और C2 फाइबर सप्लाई कर रहे थे नर्व टू जीनियोहायोइड के जरिए, स्टाइलोहायोइड को फेशियल नर्व, पोस्टीरियर वैल्यू को डाइगैस्ट्रिक को भी फेशियल नर्व, थायरोहायोइड को करने वाले थे C1 वाया हाइपोग्लोसल नर्व। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीरियर वर्टिब्रल मसल, आपको पता है लॉन्गस कोलाई, लॉन्गस कैपिटस, रेक्टस कैपिटस एंटीरियर था, तो रेक्टस कैपिटस लैटरालिस, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, रेक्टस कैपिटस लैटरालिस नहीं होता। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्वेटेड बाय डोर्सल रेमाई, तो डोर्सल रेमाई को इनर्वेट करने वाला मसल कौन सा है? लिबेटर स्कैपुली, इसको नर्व टू रोम्बाइड्स वाली नर्व्स होती है, पोस्टीरियर स्क्लेनी को भी, मिडल स्क्लेनी, इंटीरियर स्क्लेनी, इनको इंटीरियर रेमाई सप्लाई करती है, लेकिन जो स्प्लीनियस कैपिटस है इसको सप्लाई करने वाले होते हैं, ये ओनली लैटरल वर्टिब्रल मसल है जिसको सप्लाई करता है डोर्सल रेमाई। तो डोर्सल रेमाई एक ही लैटरल वर्टिब्रल मसल को सप्लाई करेगा, वो होगा कौन सा मसल? स्प्लीनियस कैपिटस। बाकी मसल को सप्लाई करने वाला एंटीरियर रेमाई होगा। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। लिवेटर स्कैपुले को सप्लाई करने वाला डोर्सल स्कैपुलर नर्व थी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर एग्जिस्ट, के कौन सी नेवर एग्जिस्ट करती है? तो मिडल थायराइड आर्टरी। मिडल थायराइड आर्टरी का नाम हमने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन बाकी चीज़ें एग्जिस्ट करती है। मिडल थायराइड वेन, थायराइड आर्टरी। अब इनको देख लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड की वेन्स कहाँ कहाँ पे जाती हैं, तो उनको भी हम रट्टा मार लेते हैं। थायराइड ग्लैंड की वेन्स हमें 3 देखने को मिलती है, सुपीरियर थायराइड वेन, इंफीरियर थायराइड वेन, मिडल थायराइड वेन और थायराइडिमा, या कभी कभार फोर्थ वाली भी आ जाती है। तो सुपीरियर थायराइड वेन, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को कंपनी करेगी, ये ड्रेन करेगी सुपीरियर पोल को। मिडल थायराइड वेन, कंपनी नहीं करती है, मिडल ऑफ द लोब को सप्लाई करते हैं, ड्रेन करती है, इंफीरियर पोल को करती है। जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन है, इन्होंने इंटरनल जुगुलर वेन में खत्म होना है, जबकि इंफीरियर थायराइड वेन इससे जाना है ब्रेकियोसेफलिक वेन। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो सुपीरियर और मिडल थायराइड वेन है, इन्होंने जाना है इंटरनल जुगुलर वेन में, जबकि इंफीरियर थायराइड वेन है, इसने जाना है ब्रेकियोसेफलिक, स्पेसिफिकली राइट साइड की ब्रेकियोसेफलिक वेन में। जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है थायराइड ग्लैंड की, वो जाती है प्री लैरेंजियल, प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल। जो लैरिंक्स से आगे होगी प्री लैरेंजियल, जो ट्रैकिया से आगे होगी प्री ट्रैकियल, जो ट्रैकिया के सराउंडिंग होगी पैराट्रैकियल होगी। पैराट्रैकियल जो प्री लैरेंजियल होगी उसने जाना होगा सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में, जो प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल उसने जाना होगा इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। दोबारा बता देता हूँ, सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड लेगा प्री लैरेंजियल वाले से, जबकि प्री ट्रैकियल और पैराट्रैकियल लिम्फ नोड ये कैरी करेगा इंफीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। थायराइड ग्लैंड की नर्व्स होती है वो तीनों सिम्पैथेटिक गैंग्लिया से आती है, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया, मिडल और इंफीरियर सिम्पैथेटिक गैंग्लिया। लेकिन ये वेजोमोटर होती है, ये सिक्रेटोमोटर नहीं होती, क्योंकि थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन को कंट्रोल करने वाला पिट्यूटरी होता है TSH के जरिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पेयर्ड लैरेंजियल कार्टिलेज, तो लैरिंग्स के कार्टिलेज को भी देख लेते हैं, लैरिंग्स के कार्टिलेजेस को। तो लैरिंग्स के कार्टिलेज हम कह सकते हैं अनपेयर्ड और पेयर्ड। लैरिंग्स के टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं, जिसमें 3 सिंगल और 3 पेयर होते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 3 9। तो सिंगल कौन कौन से? जो मीडियन प्लेन में हो गए, थायराइड होता है, क्रिकोइड होता है और एपिग्लॉटिस होता है, ये मीडियन प्लेन में होते हैं, जब भी हम इनको अनपेयर्ड कह सकते हैं, अनपेयर्ड। जबकि जो साइड पे हो गए, लैटरली हो गए, वो पेयर्ड हो गए, रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म। दोबारा बता देता हूँ, क्यूनिफॉर्म, कॉर्निकुलेट और रेटिनॉइड ये पेयर्ड होते हैं, जबकि थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लॉटिस ये पेयर्ड होते हैं। तो यहाँ पर पेयर्ड लैरेंजियल, थायराइड, क्रिकोइड और एपिग्लॉटिस ठीक हो गया। ये तो अनपेयर्ड हो गए, जबकि रेटिनॉइड, कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म ये पेयर्ड हो गए। अब है 1116 के विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक लैरेंजियल मसल इज नॉट इनर्वेटेड बाय। अब इसकी इनर्वेशन को भी देख लेते हैं लैरिंग्स की। बल्कि लैरिंग्स की इनर्वेशन को देखने से पहले हम लैरिंग्स के मस्कुलेचर को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्शन। कुछ ऐसे लैरिंग्स के मसल होंगे जिन्होंने एडक्शन करानी है या फिर एबडक्शन करानी है, यानी वोकल कॉर्ड को मीडियली मूव कराना है या फिर लैटरली मूव कराना है। तो ये एबडक्टर या एडक्टर हो गए। कुछ ऐसे हो गए जिन्होंने टेंस करना है, कुछ ऐसे हो गए जिन्होंने रिलैक्स करना है। तो पहला है, हम देख लेते हैं एबडक्टर। किसको देख लेते हैं? एबडक्टर। जो ओनली एबडक्टर ऑफ लैरिंग्स इज पोस्टीरियर क्रिको-रेटिनॉइड। कौन सा होगा? पोस्टीरियर क्रिको-रेटिनॉइड। जबकि लैटरल क्रिको-रेटिनॉइड होगा ये एडक्टर है, ये एडक्टर है, जबकि एबडक्टर है पोस्टीरियर क्रिको-रेटिनॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। स्फिंक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? स्फिंक्टर मतलब उसके बंद करने वाले, लैरेंजियल इनलेट को क्लोज करने वाले, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के तौर पे काम आता है स्वेलिंग में। तो ये लैटरल क्रिको-रेटिनॉइड मसल है जो एडक्शन कराएगा, वही वाले मसल्स हो गए। इसके साथ ट्रांसवर्स और ओब्लिक रेटिनॉइड और अराई एपिग्लॉटिक मसल। अराई एपिग्लॉटिक मसल हो गया, ट्रांसवर्स रेटिनॉइड और ओब्लिक रेटिनॉइड, ये 4 मसल ऐसे होते हैं जिन्होंने लैरेंजियल इनलेट को बंद कर देना है। टेंसर करने वाला एक ही मसल होता है प्रिंसिपल, वो है क्रिकोथायरॉइड, क्रिकोथायरॉइड। जबकि रिलैक्सर वो है थायरोरेटिनॉइड। कौन सा मसल है? थायरोरेटिनॉइड। तो अगर कोई आपसे पूछा रिलैक्सर कौन सा है, तो आप बोलोगे थायरोरेटिनॉइड। टेंसर क्रिकोथायरॉइड, एबडक्टर पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, एडक्टर लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड, स्फिंक्टर लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड के साथ अराई एपिग्लॉटिक मसल और 2 रेटिनॉइड, ट्रांसवर्स और ओब्लिक रेटिनॉइड। यानी सारे रेटिनॉइड वाले स्फिंक्टर के तौर पे काम आ रहे हैं।
अब इनकी इनर्वेशन आपको बता रहा था, इनर्वेशन नर्व्स ऑफ लैरिंग्स, लैरिंग्स की कहाँ से आती है, वेगस में होती है। वेगस की जो सुपीरियर और इंफीरियर लैरेंजियल नर्व्स होती है, इंफीरियर लैरेंजियल नर्व असल में रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की कंटिन्यूएशन होती है। सुपीरियर लैरेंजियल नर्व निकलती है इंफीरियर वेगल गैंग्लिया से, एक स्पेसिफिकली कैरोटिड ट्रायंगल के सुपीरियर एंड पे निकलती है। तो पे सुपीरियर लैरेंजियल नर्व कहाँ से निकलेगी, इंफीरियर वेगल गैंग्लिया से एट द सुपीरियर एंड ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल। ये नर्व दो ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होती है, इंटरनल लैरेंजियल नर्व, इंटरनल लैरेंजियल नर्व के अंदर सेंसरी और ऑटोनॉमिक फाइबर दोनों होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व से मोटर होती है। किसको सप्लाई करती है, मैंने आपको बताया था, ये सप्लाई करती है क्रिकोथायरॉइड को। इंटरनल लैरेंजियल नर्व सबसे बड़ी टर्मिनल ब्रांचेस होती है सुपीरियर थायरॉइड की, ये थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पेयर्स करती है सुपीरियर लैरेंजियल आर्टरी के साथ, दोनों मिलकर पेयर्स करती है। ये सप्लाई करती है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ लैरिंग्स सुपीरियर टू द वोकल कॉर्ड्स, यानी वोकल कॉर्ड्स की सुपीरियर सरफेस को भी ये सप्लाई करती है। मतलब लैरेंजियल वेस्टिब्यूल को और मिडल लैरेंजियल कैविटी को, लैरेंजियल वेस्टिब्यूल को मिडल लैरेंजियल कैविटी को सप्लाई करती है। लेकिन जो एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व है, स्मॉलर टर्मिनल ब्रांच है, ये सुपीरियर थायराइड आर्टरी को कंपनी करती है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को। फिर इसने इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर को अब पेयर्स करना है और इसने इंफीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर को सप्लाई भी करेगी, उसके साथ ये क्रिकोथायरॉइड को आगे सप्लाई कर देगी। तो फिर एक्सटर्नल ने इंफीरियर फेरेंजियल कॉन्स्ट्रिक्टर और क्रिकोथायरॉइड इन दोनों को सप्लाई करना है। इंफीरियर लैरेंजियल नर्व सुपीरियर रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की कंटिन्यूएशन होती है, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व की कंटिन्यूएशन होती है। फिर इसके बाद ये एंटीरियर पोस्टीरियर ब्रांचेस में डिवाइड होती है, ये कंपनी करती है इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी को, लैरिंग्स में जाती है। जो उसकी एंटीरियर ब्रांच है वो किसको सप्लाई करती है, लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड को, थायरोरेटिनॉइड को, वोकैलिस को, एपिग्लॉटिक को। जबकि पोस्टीरियर पॉलिन है पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स और ओब्लिक रेटिनॉइड, यानी दो रेटिनॉइड वाले को पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, इनको सप्लाई करने वाला पोस्टीरियर डिवीजन। ये तमाम इंट्रिंसिक मसलों को सप्लाई करती है सिवाय क्रिकोथायरॉइड को। तो ये इंफीरियर लैरेंजियल नर्व मेन मोटर सप्लाई है। इसके साथ ये सेंसिटिव फाइबर देती है म्यूकोजा ऑफ इंफ्राग्लोटिक कैविटी, यानी वो वाला पार्ट लैरिंग्स का जो वोकल कॉर्ड से नीचे होगा उसको बोलेंगे इंफ्राग्लोटिक कैविटी। वो वाला पार्ट लैरिंग्स के जो वोकल कॉर्ड से ऊपर हो गए वो दो हो गए, लैरेंजियल वेस्टिब्यूल और मिडल लैरेंजियल कैविटी। तो ये आपने पढ़ लिया पूरी इनर्वेशन ऑफ लैरिंग्स। इंफीरियर लैरेंजियल नर्व की पोस्टीरियर डिवीजन पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड को सप्लाई कर रही थी और ट्रांसवर्स और ओब्लिक रेटिनॉइड को, जबकि एंटीरियर डिवीजन रिमेनिंग मसल्स को कर रही थी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रिंसिक मसल इज नॉट सप्लाइड बाय रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। तो आपको बता दिया एक्सटर्नल क्रिकोथायरॉइड जिसको एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व सप्लाई करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी टेंसर ऑफ वोकल फोल्ड, मैंने आपको पहले बताया था क्रिकोथायरॉइड है, जबकि थायरोरेटिनॉइड का फंक्शन किया था। थायरोरेटिनॉइड का फंक्शन मैंने आपको बताया था, थायरोरेटिनॉइड का फंक्शन है कि ये रिलैक्सर है। थायरोरेटिनॉइड क्या है, रिलैक्सर है। वोकैलिस इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता। अराई एपिग्लॉटिक, ओब्लिक रेटिनॉइड, ट्रांसवर्स रेटिनॉइड और लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड ये स्फिंक्टर के तौर पे काम आ रहे थे। पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड ये एबडक्शन कराता है। अगला 1118 कौन सा वोकल फोल्ड की एबडक्शन कराता है, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, ट्रांसवर्स रेटिनॉइड, ओब्लिक रेटिनॉइड ये दोनों और लैटरल क्रिकोरेटिनॉइड ये स्फिंक्टर होते हैं। जबकि थायरोरेटिनॉइड मैंने आपको बताया ये रिलैक्सर के तौर पे काम आता है। थायरोरेटिनॉइड पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड एबडक्शन करेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसरी नर्व ऑफ लैरिंग्स, एक्सटर्नल लैरेंजियल नर्व ये मोटर होती है, रिकरेंट सेंसरी है, इंटरनल लैरेंजियल ये भी सेंसरी है। आगे इसका सही जवाब बनता क्या है, बड़ा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू है। जो इंटरनल लैरेंजियल है वो मेजर पार्ट क्या देती है, सुपीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स को सप्लाई करती है, इंफीरियर वाले को रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली रेफर्ड एज एडिनॉइड्स। तो नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स या फिर फेरेंजियल टॉन्सिल्स इन्हीं को हम एडिनॉइड्स कह सकते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनर्वेटेड बाय क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व। तो वो कौन सा होगा, वो है स्टाइलोफेरेंजियस, इसको करने वाली होती है ग्लॉसोफेरेंजियल, जबकि सल्पिंजो प्लेटो और कॉन्स्ट्रिक्टर को सप्लाई करने वाला वेगस की फेरेंजियल प्लेक्सस, जो असल में क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व की वजह से होता है। 122 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन इंसर्शन ऑन द फेरेंजियल ट्यूबरकल ऑफ ऑक्सीपिटल बोन। तो किसकी इंसर्शन होती है, वो है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर अटैच होता है मीडियन रैफे ऑफ फेरिंग्स पे, मीडियन रैफे ऑफ फेरिंग्स पे और फेरेंजियल ट्यूबरकल। और ये फेरेंजियल ट्यूबरकल कहाँ पे होता है, ऑक्सीपिटल पार्ट की बेजिलर पार्ट यानी ऑक्सीपिटल बोन की बेजिलर पार्ट पर। इसके साथ मीडियन रैफे ऑफ फेरिंग्स यहाँ पे भी सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर इंसर्ट होता है। तो फेरेंजियल ट्यूबरकल पर सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर। 123 के विच ऑफ द फॉलोइंग पासिस थ्रू द गैप बिटवीन सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड द स्कल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि गैप में से कौन कौन सी चीज़ें गुजरती हैं। तो अगर वो गैप सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के दरमियान और बेस ऑफ स्कल इसमें से चार चीज़ें गुजरती हैं, उसको याद करने का तरीका एलाप है। एलाप, एलाप में असेंडिंग एडिटरी ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब हो गया, इसके साथ लिवेटर वलाई पैलाटिनी, असेंडिंग पैलाटिन आर्टरी एंड पैलाटिन ब्रांचेस ऑफ
ascending pharyngeal आर्टरी। ये 4 चीज़ें होती है जो इस गैप में से गुजरती हैं। इस गैप को बोलते हैं साइनस ऑफ मोरगैगनी, जो बेस ऑफ स्कल और सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के दरमियान में होगा। दोबारा बताता हूँ, एलाप, आर्टरी ट्यूब, लेवेटर वालाई पैलेटिनी, ascending palatine artery and ascending branches of palatine branches of ascending pharyngeal artery। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर सुपीरियर और मिडल कॉन्स्ट्रक्टर के दरमियान से गुजरते हैं वो 3 है, स्टाइलोफ्रेंजियस, इसको सप्लाई करने वाली नर्व, और स्टाइलोहाइवाइट लिगामेंट। जो मसल या जो चीज़ें मिडल और इंफीरियर के दरमियान से गुजरती हैं उन्होंने थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करना होगा, जैसे इंटरनल लैरिंजियल नर्व और सुपीरियर लैरिंजियल वेसल्स। इसके साथ रिकरेंट लैरिंजियल नर्व किसको कंपनी करती है? इंफीरियर लैरिंजियल वेसल्स को, इंफीरियर लैरिंजियल वेसल्स को, और ये गुजरती है गैप बिटवीन लोअर यानी इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और इसोफेगस। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं उनके गैप्स में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द गैप बिटवीन सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर एंड स्कल, मैंने आपको बताया एलाप। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा 123 का, कि ascending palatine artery, levator palatini, artery tube और palatine branches of ascending pharyngeal artery, मतलब ascending palatine artery। इसके बाद 124 विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू द गैप बिटवीन सुपीरियर एंड मिडल कॉन्स्ट्रक्टर। तो 124 में जो होगा ग्लोसोफेरेंजियल पास करती थी सुपीरियर और मिडल के दरमियान से, इसको सप्लाई करने वाला ये जो मसल होगा, जिससे इनर्वेशन रहेगा, स्टाइलोफेरेंजियस और स्टाइलोहाइवाइट लिगामेंट। ठीक हो गया। इसके बाद होगा कि जो 125 के विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस थ्रू मिडल एंड इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर, मिडल और इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर के दरमियान से वही चीज़ें गुजरेगी जो थायरोहाइड मेम्ब्रेन को पियर्स करती है, जैसे सुपीरियर लैरेंजियल वेसल्स और इंटरनल लैरेंजियल नर्व। जबकि रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, इंफीरियर लैरेंजियल वेसल्स, ये सब जाती है इंफीरियर कॉन्स्ट्रक्टर और इसोफेगस के दरमियान से। तो 126 का डेल्टा होगा, इंफीरियर लैरेंजियल आर्टरी और रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ये पास करती है। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये क्लिनिकल्स की बात कर रहे हैं केएलएम के, तो एक कौन सी ठीक है? तो पहला वो 127 में लीफ फोर्ड फ्रैक्चर्स का पूछ रहा है। लीफ फोर्ड फ्रैक्चर्स फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला है। इसको समझाने के लिए 3 फ्रैक्चर्स पेश किए जाते हैं, लीफ फोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर, लीफ फोर्ड टाइप 2 फ्रैक्चर और लीफ फोर्ड टाइप 3 फ्रैक्चर्स। लीफ फोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर है, ये हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है। इसके एनाटॉमिकल साइट क्या होगी? ये मैक्सिलरी एल्वियोलर सॉकेट, यानी जहाँ पर मैक्सिलरी टीथ ने अटैच होना होगा, इसके सुपीरियरली मूव करेगा, फिर ये बोनी नेजल सेप्टम को क्रॉस करेगा और टेरागॉइड प्लेट ऑफ स्फिनाइट को भी। तो इसके 3 अपने पॉइंट्स रखने हैं। हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, कहाँ से गुजरेगा? मैक्सिलरी एल्वियोलर प्रोसेस से, यानी मैक्सिलरी मोलर टीथ से ऊपर जाएगा, बोनी नेजल सेप्टम को क्रॉस करेगा और टेरागॉइड प्लेट ऑफ स्फिनाइट बोन को। जो लीफ फोर्ड टाइप 2 फ्रैक्चर है, इसको पोस्टरोलैटरल फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला भी बोल सकते हैं। इसने मैक्सिलरी साइनसिस को अफेक्ट करना है। ये कैसे जाएगा? ये मैक्सिलरी साइनसिस से होता हुआ ये इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन, यानी जो फोरामिन ऑर्बिट से नीचे होगा उसको बोलेंगे इंफ्रा ऑर्बिटल फोरामिन, उसके सुपरामीडियली जाएगा, इसके ऊपर से उसके दरमियान से होता हुआ ऑपोजिट साइड पे जाएगा। ठीक हो गया, ऑपोजिट साइड पे जाएगा। इसकी वजह से तो फेस का सेंटर वाला पार्ट क्रेनियम से सेपरेट हो जाएगा। तो फेस का सेंटर वाला पार्ट जिसमें हार्ड पैलेट और एल्वियोलर प्रोसेस भी होगा, वो क्रेनियम से सेपरेट होगा, और इस फ्रैक्चर को बोलेंगे लीफ फोर्ड टाइप 2 फ्रैक्चर। लीफ फोर्ड टाइप 3 फ्रैक्चर, इसको भी हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर बोलते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करता हुआ एक्सटेंड करेगा ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइट और फ्रंटोजाइगोमैटिक स्विचर, फ्रंटल बोन और जाइगोमैटिक बोन का स्विचर। इसको डब्ल्यू शेप फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं, क्योंकि डब्ल्यू शेप होता है। तो लीफ फोर्ड टाइप 1 वाला हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, सुपीरियर टू द मैक्सिलरी एल्वियोलर सॉकेट, बोनी नेजल सेप्टम को क्रॉस करता है, इसके बाद टेरागॉइड प्लेट को भी करता है। लीफ फोर्ड टाइप 2 फ्रैक्चर पोस्टरोलैटरल होता है, मैक्सिलरी साइनस का इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन से सुपरामीडियली मूव करता है, सुपरामीडियली लैक्रिमल को भी एथमाइट को क्रॉस करने के बाद नोज के ब्रिज पे आ जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट ऑफ फेस, जिसमें हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट आती है, क्रेनियम से सेपरेट हो जाएगा। लीफ और टाइप 3 फ्रैक्चर ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास होता हुआ एक्सटेंड करेगा लैटरली ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइट एंड फ्रंटोजाइगोमैटिक स्विचर। और अगर जाइगोमैटिक आर्चेस भी डैमेज हो जाती है, तब हमें जो फेस का पार्ट है वो क्रेनियम से सेपरेट देखने को मिलेगा। तो इसका सही जवाब होगा लीफ फोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है। हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर जो लीफ फोर्ड टाइप 1 बीटा को देखते हैं, तो लीफ फोर्ड टाइप 1 फ्रैक्चर थ्रू मैक्सिलरी साइनस इंफ्राऑर्बिटल फोरामिन लैक्रिमल एथमॉइड, ये लीफ फोर्ड टाइप 2 फ्रैक्चर होता है। चार्ली को देखते हैं हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर थ्रू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर एथमॉइड नेजल बोन ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइट, ये लीफ फोर्ड टाइप 3 फ्रैक्चर होता है। ठीक हो गया, लीफ फोर्ड टाइप 3 फ्रैक्चर। तो इसका सही जवाब होगा 127 का अल्फा। आगे देख लेते हैं हम
128 127 में डेल्टा इसलिए नहीं हो सकता कि हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर होता है लेकिन मैक्सिला को अफेक्ट नहीं करता बल्कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को अफेक्ट करता है। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के वक्त कौन सी चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, तो आपने ये रट्टा मारना है मास्टॉइड प्रोसेस। जो मास्टॉइड प्रोसेस होती है वो बर्थ के टाइम पर एब्सेंट होते हैं जिसकी वजह से फेशियल नर्व सर्फेस पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज होगी जब वो स्टाइलोमास्टॉइड फोरामेन से निकलती है और इसके डैमेज होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, डैमेज होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती है डेवलपमेंट ऑफ क्रेनियम में, जो कैलवेरिया होती है, कैलवेरिया की बोन्स और बेस ऑफ क्रेनियम मोस्टली वो डेवलप करती है इंट्रा मेम्ब्रेनस मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन से, इंट्रा मेथड ऑफ ऑसिफिकेशन, जबकि क्रेनियल बेस का मेजर पार्ट वो डेवलप करता है एंडोकॉन्ड्रियल या इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। मैं दोबारा बता देता हूँ, जो तमाम कैलवेरिया और जो कह सकती है क्रेनियल बेस का 20% ये डेवलप करता है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से, जबकि रिमेनिंग 80% वो डेवलप करेगा एंडोकॉन्ड्रियल यानी इंट्रा कार्टिलेजिनस ऑसिफिकेशन। बर्थ के टाइम पर जो बोन्स होते हैं कैलवेरिया की वो स्मूथ होती है और यूनिलैमिनर होती है, मतलब एक ही लेयर होगी, डिप्लाई इनके दरमियान में मौजूद नहीं होगा, इनके दरमियान में डिप्लॉइड नहीं होगा। इसके साथ फ्रंटल या पैराइटल एमिनेंस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, ये आपने रट्टा मारना है। जो क्रेनियम होते हैं न्यू नेट का उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है रिमेनिंग स्केलेटन से, लेकिन जो फेशियल एस्पेक्ट होगा लेकिन वो स्मॉल होगा कैलवेरिया की निस्बत। ठीक हो गया, तो क्रेनियम बड़ा होगा और फेस वाला साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होगा, लेकिन अडल्ट में जो फेशियल स्केलेटन है वो सिर्फ 1/3 बनाता होता है, 1/3 बनाता होता है। अब जो बच्चों में कैलवेरिया का बड़ा साइज इस वजह से होता है क्योंकि ब्रेन और आइज़ की डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये हमें देखने को मिलता है। आगे देख लेते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू, लीजन टू zygomatic branch of facial nerve number 7 which causes which of the following। तो ये 130 एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं, सॉरी 129 पहले पढ़ना था। इंफीरियर एल्वियुलर नर्व का ब्लॉक, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व, इंफीरियर एल्वियुलर नर्व कहाँ से निकलती है? इंफीरियर एल्वियुलर नर्व मैंने आपको बताया था मैंडिबुलर नर्व की पोस्टीरियर ट्रंक वहाँ से निकलती है इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। तो फिर इंफीरियर एल्वियुलर नर्व इसका ब्लॉक करने के लिए हमें एस्थेटिक सॉल्यूशन डालना पड़ेगा मैंडिबुलर फोरामिन से। मैंडिबुलर फोरामिन ये मैंडिबुलर किनाल की ओपनिंग होती है, रेमस के मीडियली पड़ी होती है, तो वहाँ पर एस्थेटिक सॉल्यूशन डालना पड़ता है, एस्थेटिक सॉल्यूशन। और अगर गलती से एस्थेटिक सॉल्यूशन गलती से कहीं और डाल दिया, क्या एस्थेटिक सॉल्यूशन पैरोटिड ग्लैंड के अंदर डाल दिया या फिर मीडियल टेराकॉइड के अंदर डाल दिया, तो फिर माउथ को ओपन करना मतलब डिप्रेशन कराना मैंडिबल का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस कंडीशन को बोलेंगे टेराकॉइड डिस्मस। ये जब होगा जब एनास्थेटिक सॉल्यूशन पैराइटल ग्लैंड में या फिर मीडियल टेराकॉइड मसल के अंदर डाला जाएगा। जो मैंडिबुलर नर्व का ब्लॉक होता है वो उस जगह पे होता है जब वो इंट्राटेम्पोरल फोसा के अंदर एंटर होती है, तो ये आपने ब्लॉक्स को रट्टा मारना है। तो अब इंफीरियर एल्वियुलर नर्व को बेस्ट साइट किया है ब्लॉकिंग की 129 का, तो होगा मैंडिबुलर फोरामिन जो मैंडिबुलर किनाल के में लीड करता है। 130 आर लीन टू zygomatic branch of facial nerve causes which of the following। इसकी वजह से क्या होगा? इनएबिलिटी टू एम्प्टी फूड फ्रॉम वेस्टिबल। पहली बात zygomatic वाली सप्लाई किसको करती है? इंफीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई को, इंफीरियर पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई। इस कंडीशन को बोलते हैं बेल पाल्सी। तो अगर लेयर हमें देखने को मिलता है zygomatic ब्रांच तो हमें ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई की पैरालिसिस देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकली इंफीरियर आईलिड की। और अगर इंफीरियर आईलिड की अगर हो जाए तो फिर हमें ड्रूपिंग लोअर आईलिड देखने को मिलेगी, तो इसका एलिफेंट ऑप्शन होगा। इसके साथ जो टेयर्स हो गए, टेयर्स भी काफ़ी ज़्यादा फैलना शुरू हो जाएंगे जिसकी वजह से कॉर्नियल स्कार और विजन ब्लर हो जाएगी। अगर बक्कल ब्रांच की पैरालिसिस होती है या बक्कल ब्रांच डैमेज होती है तो बक्सिनेटर की पैरालिसिस होती है और ऑर्बिकुलरिस और इसके सुपीरियर पार्ट को और लिप के मसल को। अगर मार्जिनल मैंडिबुलर हो जाती है तो फिर इसकी वजह से हमें ऑर्बिकुलरिस और इसके इंफीरियर पोर्शन और लोअर लिप को के मसल्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है। और ये कब होती है? जब इंसिजन देती है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल पे इंसिजन देती है, जैसे सर्जिकल अप्रोच कर रही होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड की तरफ, तब इस इंसिजन में मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व डैमेज हो सकती है। इसके बाद हम देख लेते हैं 131 है कि 131 द फेशियल वेन मेक्स क्लिनिकल कनेक्शन विद कैवर्नस साइनस थ्रू। किस तरह कनेक्शन बनाती है? एक इसकी ब्रांच होती है जिसको जो फेशियल वेन है कैवर्नस साइनस से जुड़ी हुई होती है सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए। किसके जरिए जुड़ी हुई होती है? सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। इसका मतलब अगर ऑर्बिट का इन्फेक्शन होता है, फिर नेजल साइनसिस का इन्फेक्शन होता है या फिर सुपीरियर पार्ट ऑफ फेस का, तो अब इसका इन्फेक्शन फेशियल वेन के जरिए सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन के जरिए कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, तो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसके साथ एक और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो भी आपको बता दूं
जो फेशियल वेन है वो कैमरना साइनस से कम्युनिकेट करती है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन और टिरागाइड वेनस प्लेक्सस से कम्युनिकेट करती है, इंफीरियर ऑप्थेल्मिक एंड डीप फेशियल वेन। इसी की वजह से इन्फेक्शन फैल सकता होता है। और डेंजर ट्रायंगल ऑफ नेक क्या है, वो ट्रायंगुलर एरिया जो अपर लिप से लेकर ब्रिज ऑफ नोज तक एक्सटेंड करेगा, उसको बोलेगी डेंजर ट्रायंगल ऑफ फेस। क्योंकि इस फेस में अगर पिंपल्स या पॉस्ट्यूल या कोई भी इन्फेक्शन हो तो वो फेशियल वेन के ट्रिब्यूटरी से होता हुआ कैमरनस साइनस और कैमरनस साइनस की थ्रोम्बोसिस जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। आगे चलते हैं 132 के एन एपिड्यूरल हीमाटोमा कंसिस्ट ऑफ ब्लड फ्रॉम विच वेसल। एपिड्यूरल, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल के अंदर हमें मिडल मेरेंजियल आर्टरी का देखने को मिलता है, जबकि सब ड्यूरल के अंदर जो सेरेब्रल वेन होती है सुपीरियर सेजिटल साइनस के अंदर इसमें खत्म होना होता है, उसमें देखने को मिलता है। तो सब ड्यूरल में हमें कहाँ पर किस आर्टरी का रप्चर देखने को मिलेगा, सुपीरियर सेरेब्रल वेन जब वो खत्म होती है सुपीरियर सेजिटल साइनस में। सब अरेक्नॉइड हेमरेज में हमें देखने को मिलेगा कि भी रप्चर एनोरिज्म, जैसे एनोरिज्म एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का काफ़ी कॉमन होता है, उसका एनोरिज्म अगर रप्चर हो गया या फिर सब अरेक्नॉइड स्पेस का रप्चर हो गया, सॉरी सर्कल ऑफ विलस का रप्चर हो गया, तब हमें सब अरेक्नॉइड हेमरेज देखने को मिलता है। Cerebral compression is not attributed to which of the following 133। तो cerebral compression किन किन वजह से नहीं हो सकता, तो पहले आपको पता होना चाहिए cerebral compression की रीज़न क्या होती है, कॉज क्या होते हैं। तो जो cerebral compression है, तो cerebral compression किसी इंट्राक्रेनियल कोलेक्शन ऑफ ब्लड की वजह से भी हो सकता है, CSF की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, यानी CSF का ज़्यादा हो जाने की वजह से, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर या एब्सेसिस या ब्रेन की स्वेलिंग काज बाय ब्रेन एडिमा। 4 चीज़ों की वजह से सेरेब्रल कंप्रेशन देखने को मिल सकता है, एडिमा, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर या एब्सेस, इसके साथ CSF का ज़्यादा अमाउंट हो जाना, इसके साथ इंट्राक्रेनियल कलेक्शन ऑफ ब्लड जिसको हीमाटोमा बोलते हैं, हीमाटोमा CSF का ज़्यादा हो जाना, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर एब्सेस और इसके साथ ब्रेन स्वेलिंग काज बाय ब्रेन एडिमा। तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, इंट्राक्रेनियल कलेक्शन ऑफ ब्लड ये बनता है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ CSF फ्लो ये भी है, इंट्राक्रेनियल ट्यूमर एब्सेसिस ये भी है, एडिमा ऑफ ब्रेन ये भी है, लेकिन वायरल एक्यूमुलेशन इसकी वजह से सेरेब्रल कंप्रेशन नहीं देखने को मिलती। टॉसिस रिजल्ट फ्रॉम लीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व। टॉसिस का मतलब होता है लिवेटर पाल्पेब्रस सुपीरियरिस, अगर डैमेज हो गया उसका सप्लाई करने वाली नर्व होती है ऑक्यूलोमोटर नर्व। कौन सी नर्व होती है, ऑक्यूलोमोटर नर्व। अब ऑक्यूलोमोटर नर्व के दो डिवीजन्स होती है, सुपीरियर डिवीजन और इंफीरियर डिवीजन। आपको पता होना चाहिए सुपीरियर डिवीजन किस एरिया को सप्लाई करती है, इंफीरियर डिवीजन किस एरिया को सप्लाई करती है, क्योंकि एग्जाम में यहीं से MCQ आ सकता है। तो फिर ऑक्यूलोमोटर की कितने डिवीजन बताइए, दो, सुपीरियर डिवीजन एंड इंफीरियर डिवीजन। जो इसकी सुपीरियर डिवीजन होगी वो सप्लाई करेगी सुपीरियर रेक्टस को और लिवेटल पाल्पेब्रस सुपीरियरिस को। इंफीरियर डिवीजन वो सप्लाई करती है इंफीरियर एंड इंफीरियर रेक्टस, इंफीरियर ओब्लिक और मीडियल रेक्टस को। जबकि इंफीरियर डिवीजन में पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी आ रहे होते हैं जो सिलियरी गैंग्लिया में जाते हैं, वहाँ पे साइनैप्स करते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर शॉर्ट सिलियरी नर्व के जरिए सिलियरी बॉडी जिसको हम स्पेसिफिकली सिलियारिस और स्फिंक्टर प्यूपिलाई इनके पास जाते हैं। तो इंफीरियर डिवीजन तीन मसल को, इंफीरियर ओब्लिक, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस को, इसके साथ साथ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर भी कैरी कर रही है। अब है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम क्या कॉज क्या हो सकता है, हॉर्नर सिंड्रोम पे एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। हॉर्नर सिंड्रोम का कॉज क्या होगा, हॉर्नर सिंड्रोम में सर्वाइकल सिंपैथेटिक ट्रंक, इसका लीजन हमें देखने को मिलता है, इसके लीजन की वजह से क्या क्या चीज़ें या क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर अगर हमें प्यूपल की कॉन्स्ट्रक्शन देखने को मिलती है, इसको बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस का कॉज होगा डायलेटर प्यूपिलाई के पैरालिसिस होना, जिसकी वजह से प्यूपल कॉन्स्ट्रक्टेड कर गया, स्फिंक्टर प्यूपिलाई अनअपोज था, ड्रॉपिंग ऑफ सुपीरियर आईलिड, टॉसिस हो गया, टॉसिस का स्मूथ टार्सल मसल जो होते हैं उनको सप्लाई करता होता है, इसके साथ एनाफ्थाल्मोस होते हैं। एनाफ्थाल्मोस का मतलब आई बाल की सिंकिंग या श्रिंकिंग होना, इसका मेन कॉज ये होगा कि जो रूडिमेंट्री स्मूथ मसल फाइबर होते हैं फ्लोर ऑफ ऑर्बिट जिसको ऑर्बिटालिस बोलते हैं, उनकी पैरालिसिस, वेजोडाइलेशन और लॉस ऑफ स्वेटिंग और इप्सिलैटरल साइड जिसको एनहाइड्रोसिस बोलते हैं। इसका मेन कॉज ये होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्पेसिफिकली कोलिनर्जिक फाइबर ब्लड वेसल को स्वेट ग्लैंड को सप्लाई नहीं कर पा रहे। अब सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन ब्लॉक है, सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियन ब्लॉक में अगर में ये करते हैं कि एनेस्थेटिक सॉल्यूशन डालते हैं सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लिया में, जिसकी वजह से इंपल्स की ट्रांसमिशन सुपीरियर और सर्वाइकल और सुपीरियर थोरैसिक गैंग्लिया में नहीं जा पाती। इसका मेन पर्पस यही होता है कि वैस्कुलर स्पाज्म ऑफ अपर लिम्ब और ब्रेन को ट्रीट किया जा सके। तो वैस्कुलर स्पाज्म ऑफ ब्रेन और अपर लिम्ब को ठीक करने के लिए सर्वाइकोथोरैसिक गैंग्लियोनिक ब्लॉक परफॉर्म किया जाता है। तो हॉर्नर सिंड्रोम का कौन सा सिम्टम नहीं होगा, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रक्शन, मियोसिस होती है, टॉसिस होती है, सिंकिंग एंड ऑप्थाल्मोस होती है, लॉस ऑफ स्वेटिंग ऑन फेस और नेक होती है, लेकिन लैक्रिमेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लैक्रिमेशन को कैरी करने वाली नर्व होती है फेशियल। 137 लीजन ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। हाइपोग्लोसल नर्व की वजह से हमें क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, तो ये क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियस या क्रेनियल नर्व के क्लिनिकल कोरिलेट्स की बात करें हाइपोग्लोसल नर्व,
तो फिर हाइपोग्लॉसल नर्व की वजह से पहला है लॉस ऑफ टेस्ट। ऑन टेस्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता इसके साथ, तो टेस्ट वाला कोई नहीं होगा। डेविएशन ऑफ प्रोट्रूडेड टंग टुवर्ड्स द अनअफेक्टेड साइड, अफेक्टेड साइड के ऊपर होता है। तो यहाँ पे आपको सेम साइड के ऊपर जहाँ पे पैरालिसिस होता है मसल का, जीनियोग्लोसिस का, तो उसका ऑपोजिट वाला कंट्रोलैटरल साइड के ऊपर डेविएट कर जाएगा, तो फिर आपको चार्ली देखने को मिलता है 138। और हाइपोग्लोसल नर्व का लीजन कैसे होगा? नेक की लैसिरेशन की वजह से या फिर जो बेस ऑफ स्कलस के फ्रैक्चर की वजह से। इसके साथ साथ नेक की लैसिरेशन और फ्रैक्चर ऑफ क्रेनियल बेस की वजह से हो सकता है। मोस्ट कॉमन iatrogenic इंजरी होती है 11वीं की, जिसको बोलती है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, तो आपने इसको भी रट्टा मारना है। इसके बाद है विच टाइप ऑफ इंजरी या कंडीशन माइट कॉज लीजन ऑफ ओल्फैक्टरी ट्रैक। ओल्फैक्टरी ट्रैक को अगर डैमेज करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? तो फिर ओल्फैक्टरी ट्रैक को डैमेज करने के लिए स्पेसिफिकली क्रिब्रिफॉर्म प्लेट का फ्रैक्चर कराना पड़ेगा, तभी ओल्फैक्टरी ट्रैक डैमेज होगा। तो फिर क्रिब्रिफॉर्म का प्लेट का फ्रैक्चर, तभी हमें ये डैमेज देखने को मिलेगा। तो फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट। आगे सैगिंग ऑफ सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट की सैगिंग होगी, डेविएशन ऑफ यूवुला टू द नॉर्मल साइड की तरफ हो गया। हॉर्सनेस ऑफ द वाइट, ये वाइस है तो ये वेगस की वजह से होगी, क्योंकि सैगिंग सॉफ्ट पैलेट के मसल्स, क्योंकि पैलेटल आर्चेस ड्रॉप कर गई है। डेविएशन ऑफ यूवुला टू द नॉर्मल साइड है, नॉर्मल साइड की तरफ डेविएट कर गई है, यानी कॉन्ट्रालैटरल साइड की तरफ। हॉर्सनेस ऑफ वाइस इसी वजह से देखने को मिलती है, वेगस की वजह से। आगे 140 अ सुपरफिशियल नेक लैसिरेशन माइट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल फाइटिंग। कि अगर सुपरफिशियल नेक लैसिरेशन देखने को मिलता है तो फिर जो नर्व डैमेज होगी उसको बोलेंगे स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। तो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व अगर डैमेज होती है तो स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड और ट्रेपेजियस के फाइबर या ट्रेपेजियस की पैरालिसिस देखने को मिलती है। शोल्डर की ड्रोपिंग होगी, शोल्डर गिर जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा अल्फा। सुपीरियर फाइबर्स ऑफ ट्रेपेजियस और ड्रॉपिंग ऑफ शोल्डर। सुपीरियर फाइबर में भी इसलिए कह रहे हो क्योंकि प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ पेन के फाइबर C3 और C4 सेगमेंट से आते हैं। Eye is turned down and out, which what type and site of lesion। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट अगर फ्रैक्चर होती है तो फिर ऑल्फैक्टरी सेंसेशन देखने को मिलती है। स्ट्रेचिंग ऑफ नर्व वो चौथी और छठी में देखने को मिलता है ऐसा केस। इसके बाद होता है लैसिरेशन एंड कंट्यूजन इन द पैरोटिड ग्लैंड। तो अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर कौन सी नर्व होती है? फेशियल होती है। तो फिर अगर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर लैसिरेशन या कंट्यूजन होता है तो फिर हमें फेशियल का देखने को मिलना चाहिए था। डेल्टा में कहता है कि pressure from herniating uncus onto nerve और फ्रैक्चर इन द कैवर्नस साइनस। तो कैवर्नस साइनस का अगर फ्रैक्चर होता है या फिर हर्निएटिंग अनकस होता है या फिर एनोरिज्म होता है तब हमें ऑक्यूलोमोटर नर्व का डैमेज देखने को मिलेगा। इसकी वजह से डायलेटेड प्यूपिल होगा, टॉन्सिस देखने को मिलेगी, आई टर्न्स डाउन एंड आउट हो जाएगी, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स सेम साइड के ऊपर यानी एक साइड के ऊपर हमें लॉस्ट देखने को मिलेगा। 142 अ लैसिरेशन एंड कंट्यूजन। अभी वही वाली बात होगी, फेशियल नर्व का डैमेज देखने को मिलता है। फेशियल नर्व, तो फेशियल नर्व कहाँ से डैमेज हो सकती है? फ्रैक्चर ऑफ टेम्पोरल बोन की वजह से भी हो सकती है, इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर लैसिरेशन या कंट्यूजन हो। आगे विच नर्व माइट बी डैमेज बाय फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग कैवर्नस साइनस। और फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग कैवर्नस साइनस तो कौन सी नर्व हो सकती है? और फैक्टो ट्रैप होती नहीं, ऑप्टिक भी नहीं होती, एब्ड्यूसेंट हो सकती है। 143 का चार्ली, क्योंकि एब्ड्यूसेंट कैवर्नस साइनस की मीडियल वाल में होती है। आगे द स्टाइल ऑफ लेंजेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्ड, क्योंकि इसको सप्लाई करने वाली ग्लॉसोफेरेंजियल होती है तो फिर थर्ड से ही एसोसिएटेड होगा। आगे द रेटिनॉइड, द रेटिनॉइड क्रिकॉइड एंड लैरिंजियल कनेक्टिव टिश्यू, ये कहाँ से बनते हैं? ये बनते होते हैं असल में लैटरल प्लेट मेसोडर्म से। कहाँ से बनते हैं? लैटरल प्लेट मेसोडर्म से बनते हैं। तो पे एरेटिनॉइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज, इसको हम हेड एंड नेक की एम्ब्रियोलॉजी के अंदर देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोमिनेंस इज नॉट करेक्टली पेयर्ड विद स्ट्रक्चर फ्रॉम इट। के कौन से प्रोमिनेंस अपने स्ट्रक्चर्स, ये भी एम्ब्रियो से बात करा। फ्रंटो नेजल से फोरहेड और ब्रिज ऑफ द नोज ये बनता है, ये बिल्कुल ठीक है। मैक्सिलरी से लैटरल पोर्शन अपर लिप बनता है, लैटरल पोर्शन जो कि अपर लिप का फिल्ट्रम वाला पोर्शन यानी सेंटर वाला पोर्शन मीडियल नेजल प्रोमिनेंस की वजह से बनता है। मीडियल से नोज की क्रस्ट और टिप बनती है, जबकि नोज की ब्रिज बनेगी फ्रंटो नेजल से, नोज का एला बनेगा लैटरल से, जबकि मैंडिबुलर से चीक नहीं बनते, चीक नहीं बनते बल्कि मैंडिबुलर से क्या बनता है? लोअर लिप बनता है। अब कुछ डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 147 से लेकर 150 में हमने
एनाटमी का स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है। ऑस्पी आ गई, तो ऑस्पी में 147 पे जो लेबल दिखाया हुआ है कौन सा मसल है, टेम्पोरलिस मसल है, जबकि ये 148 पे जो मसल दिखाया हुआ है उसका नाम है मैसेटर। 140 सारे मसल ऑफ मैस्टिकेशन दिखाए हुए हैं और फेशियल एक्सप्रेशन के मसल। तो 149 है, ये बक्सीनेटर है क्योंकि चीक्स वाले एरिया पे है। 150 वाला नीचे से उठ रहा है, एंगल ऑफ माउथ पे जाके इंसर्ट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे डिप्रेसर क्योंकि नीचे से उठा है और एंगल पे गया है ओरल कैविटी के, तो उसको बोलेंगे डिप्रेसर एंगुलाई ओरिस। 151 वाला लोअर लिप पे गया है, तो उसको बोलेंगे डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरस, डिप्रेसर लेबाई इंफीरियोरस। अब दोबारा ऑस्प्री वाली 152 से 156, अब यहाँ पर कुछ नर्व्स आ गई है, तो यह सबसे पहली बात इस नर्व को आइडेंटिफाई करना है हमने, ये नर्व होती कौन सी है, तो ये मैंडिबुलर नर्व नजर आ रही है आपको। कौन सी नर्व नजर आ रही है, मैंडिबुलर नर्व। तो 152 वाला ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व जिसने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को सराउंड किया होगा, इसके दो रूट्स निकले होंगे जिन्होंने मिडिल मेनिंजियल आर्टरी को सराउंड किया होगा। 153 तो सबसे एंटीरियरली गई है, उसको बोलेगी बक्कल, जो बक्कल चीक्स के पास गई है। 154 वाला है लिंगुअल क्योंकि ये टंग के पास जा रही है। 155 वाला ये मैंडिबल के अंदर किनाल होती है, मैंडिबुलर किनाल उसके अंदर जा रही है, तो उसको बोलेंगे इंफीरियर एल्वियोलर नर्व। और 156 वाली ये कहाँ पे जा रही है, ये माइलो हाइवाइट के पास जा रही है, तो उसको बोलेंगे माइलो हाइवाइट नर्व, जो नर्व 2 मीडियल टेराकोइड से निकलती है। आगे देख लेते हैं 157 से लेकर 161 तक। सॉरी, माइलो हाइवाइट नर्व यहाँ से नहीं निकलती बल्कि माइलो हाइवाइट मेंटल नर्व से निकलती है, और मेंटल नर्व इंफीरियर एल्वियोलर से। 157 से लेकर 161 तक, तो 157 में फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी दिखाया हुआ है और रूफ ऑफ ओरल कैविटी। तो 157 है, बड़ा ही अजीब काटा हुआ है डायग्राम को, तो ये आपको पैलेटिन ग्लैंड की तरफ कह रहा है। चलो इसको छोड़ देती है, ये तो ऑस्पी क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।